नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार में रची जा रही कलयुगी रामायण, दावेदारी को लेकर हर दौर हरक में जुबानी जंग, राम भरत का दिया जा रहा उदाहरण। केदारनाथ मंदिर में लगी सोने की परत के मामले में सियासत जारी, कांग्रेस कर रही हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। मानसून की पहली बारिश ने खोली देहरादून के स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल, जलभराव में बह गए स्मार्ट सीओ का स्मार्ट टाउन। सवाल, क्या सिर्फ समीक्षा बैठकों में बदलेगी शहर की सूरत। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश। जरूरत पड़ने पर रोकी जा सकती है चारधाम यात्रा। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं की। उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बीच हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर दावेदारी की जोर आजमाइश के बीच बयानों के बाण भी चल रहे हैं। ये दोनों नेता दिग्गज हैं। नेताओं के नाम आपको बताएं तो पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत हैं, जो कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर हरिद्वार सीट को लेकर दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में लगे हैं। बयानों का दौर राम और भरत तक भी पहुंच गया है, और क्या कुछ इस कलयुगी रामायण में रचा जा रहा है, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के बीच घमासान मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कि लोकसभा सीट हरिद्वार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, वो एक बार फिर से हरिद्वार से अपनी दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत भी हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। लेकिन एक दूसरे की दावेदारी को कमजोर करने के लिए दोनों नेताओं के बीच बयानों का दौर जारी है। अभी हाल ही में पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा एक बयान दिया गया था, जिसमें उन्होंने राम जी का उदाहरण देते हुए कहा था कि जिस तरीके से राम जी ने भरत के लिए गद्दी छोड़ दी थी, ठीक उसी तरह हरीश रावत उनके लिए हरिद्वार लोकसभा सीट की दावेदारी छोड़ दे। जिस पर हरदा ने अपने ही अंदाज में हरक सिंह रावत पर तंज कसते हुए कहा कि अगर हरक सिंह रावत खुद को भरत मानते हैं तो वह उन्हें सतयुग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भारत ने कभी राम जी की सरकार गिराने के लिए प्लानिंग नहीं की। बहुत अच्छी बात है, मैं इस पर पूरी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा है कि भारत ने कभी राम की सरकार को गिराने के लिए प्लॉटिंग नहीं की, तो राम बेचारे भी बड़े दुखी होंगे और भारत की आत्मा भी दुखी होगी। और यदि ऐसे ही भरत होंगे तो फिर रामायण से जो है राम और भरत का पूरा चैप्टर ही गायब हो जाएगा। हरीश रावत कोई प्रतिक्रिया दे और उस पर हरक सिंह रावत पलटवार ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि रामायण में राम ने कभी भरत को इतना परेशान नहीं किया जैसे कि मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश रावत ने उन्हें परेशान किया है। सरकार गिराने का काम मैंने बताया ना, मैंने ये सारी अब भरत को मजबूर कर दिया ना राम ने। वो सतयुगी राम था, मेरा बड़ा भाई कलयुगी राम है, उसने मजबूर कर दिया। अब एपिसोड भी तो बदल गया ना। उदाहरण जरूर सतयुग का दिया मैंने, लेकिन वो राम भी तो सतयुग का राम था, और ये राम भी कलयुग का राम है। ये भरत भी कलयुग का भरत, वो भरत सतयुग का भरत था, ये कलयुग का भरत है। ना उस राम ने जो अपने भरत को इतना परेशान किया, इतना प्यार किया। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूं, हरीश भाई को सुना दीजिएगा मेरा उदाहरण। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बीच चल रहे बयानों के बाण के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि रामायण के चरितार्थ का चरित्र ना तो हरीश रावत के अंदर है और ना ही हरक सिंह रावत के अंदर। इसलिए हरिद्वार को लेकर कांग्रेस ही आपस में ना लड़े, क्योंकि हरिद्वार लोकसभा सीट पर भाजपा की ही जीत होगी। देखिए, रामायण का चरितार्थ ना स्वभाव चरित्र ना हरीश रावत में दिखाई देता, ना हरीश रावत में दिखाई देता। ये सत्ता लोलुपता की बात है। हरिद्वार लोकसभा पर सबकी नजर है, ये आपस में लड़ेंगे और जीतेगी भाजपा।
हरिद्वार लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस के भीतर जमकर घमासान मचा हुआ है और हरीश रावत और हरक सिंह रावत के बीच दावेदारी को लेकर संग्राम देखा जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार लोकसभा सीट पर अन्य राजनीतिक दलों की नजरें भी टिकी हुई है। खैर, हरिद्वार सीट किसके नसीब में होगी ये तो वक्त ही बताएगा, मगर जिस तरह से हरदा और हरक के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है, क्या आने वाले समय में कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। केदारनाथ धाम के गर्भगृह में लगी सोने की परत के मामले में सियासत जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी ने कहा है कि इस मामले में गहनता से जांच होनी चाहिए। इसमें इनकम टैक्स चोरी की भी आशंका जताई जा रही है। कांग्रेस इस मामले में हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। पारदर्शिता दिखाए ये सरकार, ट्रांसपेरेंसी दिखाए कि क्या हुआ है केदारनाथ में, क्योंकि एक धर्म का मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। पहले भी अखबारों ने और जो बड़े बड़े अखबार थे उन्होंने ये लिखा था कि 230 किलो सोना उन्होंने चढ़ाया था केदारनाथ में। आज वो कह रहे हैं 23 किलो। अगर वो 23 किलो भी है तो मेरा सवाल सरकार से है कि जो आप ये हाई लेवल कमीशन का जो आप गठन कर रहे हैं उसको जुडिशियल कमीशन करिए, क्योंकि ये जो हाई लेवल कमीशन है उसमें हम विश्वास नहीं करते हैं। ये वही बात हो गई कि आपने जहां चोरी की है उसी वातावरण में आप लोगों को बिठा रहे हैं कि इसकी जांच करिए। पूर्व सीएम हरीश रावत ने मौन उपवास रखा। हरदा ने ये मौन उपवास गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुछ महाविद्यालयों को संबंध खत्म करने पर रखा गया है। हरीश रावत ने गढ़वाल विश्वविद्यालय के इस फैसले को गलत बताते हुए कहा है कि इससे हजारों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मेरा ये उपवास उन छात्रों के समर्थन में है जिनके सामने एक अनिश्चित पढ़ाई का भविष्य केंद्र सरकार ने खड़ा किया। HMU यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उससे कई महाविद्यालयों को असंबद्ध कर दिया। देहरादून के स्मार्ट सिटी बनाने के सपने तो दिखाए गए, मगर वो सपने हकीकत में पूरे होंगे या नहीं, फिलहाल इस पर कुछ कह पाना मुश्किल है। राजधानी की सूरत बदलने की जो बात कही गई है शायद सब हवा हवाई थी, क्योंकि स्मार्ट सिटी के नाम पर अब तक जो भी काम हुआ है जनता उससे कतई संतुष्ट नहीं है। सरकार जिम्मेदार प्रशासन को फटकार लगाती है और जिम्मेदार प्रशासन शासन कार्यदायी संस्था को, मगर जनता अपनी परेशानी किससे कहे। इन सब के बीच ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है। ये है देहरादून स्मार्ट सिटी। ये तस्वीर स्मार्ट सिटी की है। ये हालात दून स्मार्ट सिटी के हैं। ये नजारा शहर के मुख्य बाजार का है। ये हकीकत स्मार्ट सिटी की है। देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना साल 2017 में शुरू होता है। उस साल राजधानी देहरादून का नाम स्मार्ट सिटी बनाने की लिस्ट में शामिल किया जाता है। धीरे धीरे लोगों को बताया जाता है कि अब राजधानी देहरादून स्मार्ट बनेगी, हाईटेक होगी, सामान्य जनजीवन आसान होगा, एक साफ सुथरा वातावरण मिलेगा, हर समस्या का समाधान भी स्मार्ट होगा। इस सपने को इतनी खूबसूरती से लोगों के मन में बसाया गया कि जनता भी विश्वास कर बैठी और इंतजार करने लगी अपनी राजधानी के स्मार्ट बनने का। फिर शुरू हुई साल 2019 में इस सपने को हकीकत में बदलने की कहानी। धरातल पर काम शुरू हुए, मगर ये क्या दावा ऐसा कि राजधानी देहरादून की सूरत बदल दी जाएगी, लेकिन हकीकत में स्थिति इससे अलहदा निकली। जी हाँ, स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को शायद स्मार्ट धोखा मिला है, क्योंकि जब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ तब से धूल भरी सड़कें, सड़कों पर बजरी ही बजरी और गड्ढे, कहीं विद्युत लाइन का काम तो कहीं सीवरेज लाइन के काम से सड़कों पर खुदाई। इन सब की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या और लोगों को परेशान होते ही देखा गया है। और इन सब कामों की पोल बरसात शुरू होते ही तब खुल जाती है जब स्मार्ट सिटी के कामों की व्यवस्था जलभराव में बहती नजर आती है। सड़कें तो छोड़िए साहब, शहर के मुख्य पलटन बाजार को ही देख लीजिए, जिसके सौंदर्यीकरण पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा किया गया है, मगर मॉनसून की पहली बरसात होते ही बाजार की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं।
ये है स्मार्ट सिटी का स्मार्ट बाजार और स्मार्ट सीईओ का स्मार्ट टाउन। जी हाँ, ये वीडियो स्मार्ट पलटन बाजार की दुकानों का है, जहाँ बारिश होते ही जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। और ये हालात सिर्फ पलटन बाजार के ही नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या देखी जा सकती है, जिसकी वजह से आम जनता बेहद परेशान है। अब जरा सोचिए कि बरसात शुरू होते ही ये हाल है तो आने वाले दिनों में स्मार्ट सिटी के मुख्य बाजार के क्या हाल होंगे और शहर की क्या स्थिति होने वाली है। सवाल ये भी उठते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या सिर्फ स्मार्ट शौचालय ही बनाने का काम था, या स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को खुदी हुई और गड्ढे युक्त सड़कें ही मिलनी थी? क्या स्मार्ट सिटी का मतलब सड़कों पर जलभराव ही होता है, या स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों को स्मार्ट धोखा दिया जा रहा है? सवाल कई है, मगर जवाब में शायद सिर्फ या तो बैठकें या कामों की समीक्षा होती है या फिर काम को जल्द पूरा करने का आश्वासन मिलता है। खैर, असल में राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी के रूप में कब तक उभर कर सामने आती है, इसका इंतजार हम सबको है। और अब बात करते हैं उत्तराखंड के मौसम की। प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम की वजह से चारधाम यात्रा को रोकने की खबर भी सामने आई है, जिस पर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो चारधाम यात्रा को रोका जा सकता है। फिलहाल मौजूदा वक्त में चारधाम यात्रा जारी है। देखिए, जो रेड अलर्ट जारी था उसके मेरे ख्याल से 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक लकीली ठीक चल रहा है। फिर भी जो हमारे ऊंचे क्षेत्रों के जितने जनपद हैं, सब जगह हमारे लोग अलर्ट हैं। हमारी एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। चारधाम यात्रा रुकी नहीं है। अगर ऐसी नौबत आई तो उस पर भी विचार करेंगे। अभी ऐसी नौबत नहीं आई है और अभी तक यात्रा ठीक ठाक चल रहा है। वहीं मानसून की दस्तक के बाद से पहाड़ों की रानी मसूरी में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। मसूरी को कोहरे ने अपनी आगोश में ले लिया। वहां मौजूद पर्यटक बदले मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। वहीं माल रोड पर चल रहे निर्माण कार्यों ने पर्यटकों के साथ ही कारोबारियों और स्थानीय लोगों की दुश्वारियों में इजाफा किया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि मानसून सीजन के चलते निर्माण कार्यों में और भी देरी होगी। वहीं बरसात के चलते राजधानी देहरादून में नगर निगम के दावों की पोल खोलती तस्वीर कई जगहों से सामने आई। नाली नालों में ब्लॉक होने की वजह से सड़कों पे जलमग्न की स्थिति देखने को मिली, जिससे यातायात काफी प्रभावित हुआ। हालांकि नगर आयुक्त का कहना है कि आने वाले दिनों में लोगों की इस समस्या का समाधान किया जाएगा। इस समस्या की वजह से 1 हफ्ते के बीच में सड़कों पर मौजूद नाली नालों के स्लैब हटाकर साफ करवाए जाएंगे। जितने भी हमारे मुख्य नदी और नाले हैं जिनके कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है, उन सब में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त हमने एक्स्ट्रा नालों का भी चिन्हीकरण कर लिया था, जिसमें काम अभी वर्तमान में भी चल रहा है। और जो पूर्व हमारे नाले थे उनको भी जो साफ करा लिए गए थे, उनको भी हम लोग समय समय पर रिव्यू कर रहे हैं। ये काम लगातार चलता रहेगा और अगले 10 दिनों के अंतर्गत हमारा टारगेट ये है कि जो एडिशनल भी हमने चिन्हित किए हैं उन सबका काम हम पूर्ण करा लेंगे। बारिश के अलर्ट को देखते हुए कुमाऊं में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा ना हो, इसको देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पेड़ों के भी कटान के लिए कहा गया है। कई जगहों पर पेड़ काटे भी गए हैं। लैंडस्लाइड जोन पर जेसीबी तैनात की गई है। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम पल पल की मॉनिटरिंग कर रही है। आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है, कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में, और लोगों को पता रहे इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं, वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। उत्तराखंड में हुई लगातार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। चंपावत जिले में भी सरयू और महाकाली नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिससे जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी नाले किनारे रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है।
साथ ही नदी नालों में राफ्टिंग और एंगलिंग पर भी रोक लगाई गई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई इलाकों में सड़कें जलमग्न नजर आई। उत्तराखंड पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए अब अपराधियों की संपत्ति कुर्क कर जब्त कर रही है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए भर्ती घोटाले से जुड़े कई आरोपियों और अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड पुलिस का हंटर गैंगस्टर अपराधियों पर लगाम कसने के लिए चल रहा है। राजधानी देहरादून के अलावा उधम सिंह नगर में गैंगस्टर अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की कार्यवाही की गई। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो 29 अभियुक्तों की 86 संपत्ति को चिन्हित करके डीएम को रिपोर्ट भेजी गई थी, जिसमें 27.33 करोड़ की संपत्ति चिन्हित करने के बाद 19.55 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। उधम सिंह नगर में 21 अभियुक्तों की 22.10 करोड़ की संपत्ति चिन्हित करने के बाद 2.06 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। भर्ती घोटाले में जुड़े आरोपियों की बात करें तो राजधानी देहरादून में आरोपी अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने के बाद अन्य अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए करीब 80 करोड़ की संपत्ति पुलिस ने चिन्हित की है, जिसमें करीब 22 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया जा चुका है। साथ ही अब पुलिस अन्य इनामी अपराधियों की तलाश में है, जो लंबे वक्त से फरार चल रहे हैं। राज्य में इनामी अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसमें कई गैंगस्टर की संपत्ति को जल्द ही चिन्हित कर अटैच किया जाएगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम भर्ती किंग हाकम सिंह, चंदन मनराल, राजेश चौहान के साथ ही अन्य नशे के तस्कर और धोखाधड़ी के आरोपी शामिल हैं। प्रदेश में पेशेवर अपराधियों के खिलाफ हमारे सख्त कार्रवाई के चलते अभियान चल रही है। उस पे करीब 80 करोड़ का प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड हुए हैं, जो क्रिमिनल्स के अपना क्रिमिनल एक्टिविटी के द्वारा अर्जित की गई है। तो उस पे करीब 22 करोड़ का अटैचमेंट का ऑर्डर भी हो गया है। इस पे आपको करीब 1.5 करोड़ है, वो एनडीपीएस से रिलेटेड लोग हैं, उनका भी जब्त हुआ प्रॉपर्टी। अभी कार्रवाई बाकी है। हमारे जो आइडेंटिफाइड 80 करोड़ का आसपास का है, अभी हमारे उस पे 22 करोड़ का आसपास ही अटैच हुआ है। अब ये प्रोसेस और चलेगा। इस तरह से अन्य जिलों में भी संबंधित कार्यवाही जारी है। अब तक 3,397 फरार अपराधियों में से 2,470 के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। वहीं इनामी 628 अपराधियों में से 427 इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपी भी हिरासत में होंगे। हालांकि देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन के इस हंटर से क्या अन्य अपराधियों को नसीहत मिलती है या नहीं, या फिर अपराधियों की लिस्ट में और नए नाम शामिल होंगे। देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। मसूरी में गलौगी पावर हाउस के पास पहाड़ी दरक रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 3 साल पहले इसी जगह पर भूस्खलन हुआ था। 3 साल बीत जाने के बाद भी पहाड़ी का ट्रीटमेंट नहीं हुआ। बता दें कि एक मार्ग है जो कि टिहरी उत्तरकाशी में आवाजाही के लिए इस्तेमाल होता है। भूस्खलन के खतरे के बावजूद लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता ने बताया कि पहाड़ी के ट्रीटमेंट के लिए अभी 3 महीने का और वक्त लगेगा। स्टार्ट हुआ था और प्रारंभ में एक अस्थायी तरह का लैंडस्लाइड था, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और इसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराए गए हैं और एजेंसी हायर किया गया है और करके एस्टीमेट भी शासन को प्रेषित कर दिया गया है। शासन से कुछ क्वेरी हुई थी, उसको भी रिप्लाई कर दिया गया है। शीघ्र इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी, उसके उपरांत का कार्य प्रारंभ होगा। राजधानी देहरादून में राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का 13वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय चित्रेश बिष्ट की याद में किया गया, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में समाज सेवा कर रहे तकरीबन 50 लोगों को सम्मानित किया गया। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सभी वर्ग के लोगों को समाज सेवा के लिए आगे बढ़ाना है। देखिए, आज राष्ट्रीय पत्रकार यूनियन का 13वां सम्मेलन है। 2010 में हमने स्थापना की थी संगठन की और कई मंचों से हम कार्यक्रम कर चुके हैं। आज चित्रेश बिष्ट जी की शहादत पर
इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। दूसरी बार हमने चित्रेश बिष्ट जी की शहादत पर ये कार्यक्रम किया है। इसमें लगभग 50 लोगों को हमने सम्मानित किया है जो पत्रकारिता क्षेत्र से आते हैं, समाज सेवा से आते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। लोकसभा चुनाव से पहले हरिद्वार में रची जा रही कलयुगी रामायण, दावेदारी को लेकर हर दौर हरक में जुबानी जंग, राम भरत का दिया जा रहा उदाहरण। केदारनाथ मंदिर में लगी सोने की परत के मामले में सियासत जारी, कांग्रेस कर रही हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच की मांग। मॉनसून की पहली बारिश ने खोली देहरादून के स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल, जलभराव में बह गए स्मार्ट सीओ का स्मार्ट टाउन। सवाल, क्या सिर्फ समीक्षा बैठकों में बदलेगी शहर की सूरत? उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर शासन प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को सतर्क रहने के निर्देश, जरूरत पड़ने पर रोकी जा सकती है चारधाम यात्रा।